पढ़ने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा तकनीक यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत के प्रत्येक भाग की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो भारत सरकार भारत के प्रत्येक भाग के लिए सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति की रक्षा का दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है। तो राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केंद्र के मंत्रिमंडल के पास होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वो काम करता है। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय केवल केंद्रीय स्तर पर होता है। राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं होता है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा प्रदान करता है। तो रक्षा बलों को नीतिगत रूपरेखा देता है, ये प्रदान करता है। ब्रिटिश काल में भारतीय सेना की अवधारणा एक प्रकार से है। तो प्राचीन और मध्यकाल में एक अखिल भारतीय सेना की अवधारणा अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होती थी। तो प्राचीन काल से ही अखिल भारतीय सेना की अवधारणा थी। इस संदर्भ में चंद्रगुप्त और अकबर के नाम ही उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने लगभग अखिल भारतीय स्तर की सेनाएं रखी। भारतीय सेना का इतिहास क्या है? तो ब्रिटिश काल में भारतीय सेना की अवधारणा एक प्रकार से आई। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में अखिल भारतीय सेना की अवधारणा अपवाद स्वरूप थी और अकबर चंद्रगुप्त ने बताया। तो ब्रिटिश काल में सेना की अवधारणा आई है। ब्रिटिश काल में भारतीय सेना एक प्रकार से औपनिवेशिक शासन के अधीन थी। तो सेना जो थी वो औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के अधीन थी। वस्तुतः भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उससे हुई है, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और अंततः स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। बाद में, पहले ब्रिटिश भारतीय सेना थी। भारतीय सेना की स्थापना तो अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 में सेना बनाई थी। स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना का व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय के पास आ गई वो, तो अब रक्षा मंत्रालय के अधीन है और पहले 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1895 में हुई। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी थे। तो 15 जनवरी 1949 को था KM करियप्पा जी थे, जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल थे। सर फ्रांसिस बूस्टर, जो उस पद के धारण करने वाला अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इन्होंने KM करियप्पा जी ने कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस को मनाया जाता है। प्रत्येक 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा ने जय हिंद का नारा अपनाया, जिसका अर्थ है भारत की जीत। तो भारतीय सेना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? भारत की सेना क्या काम करेगी? तो प्राइमरी आदेश क्या है आर्मी के? तो राष्ट्र की सुरक्षा करना है। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा करना है, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है। तो रक्षा करना है, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है, राष्ट्र का बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरे से बचाना है, सीमाओं पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। राष्ट्रीय तो यही है, सीमा सुरक्षा को बनाए रखना। भारतीय सेना के 3 विभाग हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। तो ये 3 विभाग हैं भारतीय सेना में। तो ये सेना पर खर्च बता रहे हैं कि लार्जेस्ट आर्मी इन वर्ल्ड रैंक बाय वर्ल्ड में किस तरह से। तो चाइना के पास इतनी है,
फिर इंडिया के पास है सेना, तो इंडिया के पास 1456। इस तरह दूसरे स्थान पर चाइना है, फिर रूस है, नॉर्थ है अमेरिका है जी, यूरोप स्टेट्स हैं। तो सेना के मामले में फिर मिलिट्री पहले पे यूनाइटेड स्टेट है, इसमें चाइना दूसरे पर है, रूस है, फिर इंडिया तीसरे पर 83.6 वाले पर है। मिलिट्री स्पेंडिंग वर्ल्ड विन इसमें, तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो CDS का गठन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का गठन रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत किया गया है। यह भारत की थल, जल और वायु सेना के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपस में उनके संपर्क को स्थापित करता है। CDS को तीनों जो प्रमुख होते हैं उनको निर्देशित देने का अधिकार भी दिया गया है। हालांकि उसे सेना के कमांड का अधिकार नहीं है, तो सेना के कमांड का अधिकार नहीं है, निर्देश दे सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन की सिफारिश वर्ष 2011 में मंत्री के उस समूह ने की थी जिसे कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने का दायित्व, यानी कारगिल की जो समीक्षा रिपोर्ट कर रही थी उसी समिति ने इसकी दायित्व सौंपा गया था, तो उसी ने सिफारिश की थी। मंत्रियों के समूह ने इसी संदर्भ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन की सिफारिश की थी ताकि तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से बचा जा सके। इसके बाद वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति तथा वर्ष 2019 में सेकतकर समिति द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन हेतु व्यापक स्तर पर सिपाहियों के रूपरेखा प्रदान की गई। तो 2012 में नरेश चंद्र समिति और 2019 में सेकतकर समिति द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस की एक रूपरेखा प्रदान की गई थी। अंततः वर्ष 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद का गठन किया, तो 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस का पद का गठन हुआ और जनरल बिपिन रावत को, तो बिपिन रावत है, जनरल बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, जिनकी वर्ष 2001 में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई। फिर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए, तो अनिल चौहान फिर उसके बाद नियुक्त हुए। तब है भारतीय थल सेना के बारे में 99। भारतीय थल सेना के प्रशासनिक एवं सामरिक कार्य, भारतीय थल सेना के प्रशासन है, तो प्रशासनिक एवं सामरिक कार्य संचालन का नियंत्रण थल सेना अध्यक्ष करता है। तो इनका जो कार्य है तो थल सेना अध्यक्ष करता है, प्रशासनिक और सामरिक कार्य का संचालन। भारतीय सेना को अधिकतर थल सेना ही समझा जाता है, तो भारत की जो सेना होती है उसको थल सेना समझा जाता है क्योंकि रक्षा पंक्ति में थल सेना का ही प्रथम तथा प्रधान स्थान होता है। तो थल सेना की कमान कहाँ कहाँ पे है, तो ये थल सेना है, थल सेना की कमान पश्चिमी कमान शिमला में है, पश्चिम में जो है शिमला है, उत्तरी कमान ऊधमपुर में है, तो पश्चिम में शिमला है, उत्तर में ऊधमपुर है, मध्य में लखनऊ है, फिर पूरब में कोलकाता है, दक्षिण कमान पुणे में है और ये दक्षिण कमान
दक्षिण पूर्व कमान भी दिख रही है, तो इसमें दिखाई नहीं दे रही, ये मैप वाले में देख लेंगे तो उसमें भी दी गई है। तो पश्चिम से कमान शिमला में है, उत्तरी कमान जो है उधमपुर, मध्य कमान लखनऊ, पूर्वी कलकत्ता और दक्षिण पुणे। तो दक्षिण पुणे में है, पूरब में कलकत्ता है, फिर पश्चिम शिमला और उत्तर लखनऊ, उधमपुर, मध्य वाली लखनऊ में है। तो थल सेना की कमान है, थल सेना के पद हैं, तो थल सेना के ये पद दिखाए गए हैं। तो ये थल सेना के पद हैं। सबसे बड़े पद है फील्ड मार्शल, फिर उसके बाद छोटी है जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन। एक और छूट गया है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे छोटा है कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो सबसे छोटा है इसमें कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। तो इस तरह का प्रश्न आया था कि कौन सी सेनाओं के पद रैंक सही है, तो इसमें रैंक पढ़ ले रहे। तीनों सेनाओं की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी यानी एयरफोर्स में है। तो तीनों सेनाओं की सबसे पहले होते हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट, इसमें होता है नेवी में सब लेफ्टिनेंट और नेवी में सब लेफ्टिनेंट, और इसमें एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। तो लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। फिर इसमें है कैप्टन, इसमें लेफ्टिनेंट होता है, इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तो कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। फिर है मेजर, तो लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, मेजर होता है इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर, और इसमें स्क्वाड्रन लीडर होता है, स्क्वाड्रन लीडर होता है। तो मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और सब लीडर होता है। फिर लेफ्टिनेंट होता है, इसमें कमांडर होता है, इसमें विंग कमांडर होता है। फिर कर्नल होता है, इसमें कैप्टन होता है, इसमें ग्रुप कैप्टन होता है। फिर ब्रिगेडियर होता है, कमांडर होता है, एयर कमांडर होता है, मेजर जनरल होता है, इसमें एयर एडमिरल होता है, और इसमें होता है एयर विस मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल होता है। फिर जनरल, एडमिरल और जनरल। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्मी। पढ़ते हैं मिसाइल्स। मिसाइल क्या होती है? तो मिसाइल्स जो है, मिसाइल भी एक प्रकार के रॉकेट होती हैं और इसे ठोस द्रव अवस्था में हो सकती हैं, यानी ठोस और द्रव ईंधन भरा हो सकता है। किंतु मिसाइलों का प्रयोग उपग्रहों के प्रमोशन के लिए नहीं होता, बल्कि इनका प्रयोग दूरस्थ शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए अस्त्र के रूप में होता है, विशेषकर युद्ध की स्थिति में। तो दूर क्षेत्रों में भेजने के लिए होता है। मिसाइल जो है भूमि, आकाश अथवा सागर से, मिसाइल भूमि से या आकाश में या सागर में शत्रु के किसी भी वस्तु या ठिकाने को लक्ष्य बनाकर नष्ट करने के लिए प्रयोग होती हैं। अब है मिसाइलों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर मिसाइलों को DRDO ने निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। भारत में मिसाइलों का निर्माण है। तो भारत ने मिसाइलों के विकास, एकीकृत निर्देशन
तो मिसाइलों के निर्माण में एकीकृत निर्देशन मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ। तो मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंदर शुरू किया गया, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन मिसाइलों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम था। इस परियोजना 1982 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई। तो इनके विकास की परियोजना 1982 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू की गई और जिन्हें भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइलों का निर्माण काम शुरू हुआ। अब मिसाइलों का वर्गीकरण होना है, तो DRDO ने वर्गीकरण किया है। तो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, जो सतह से सतह मार करती हैं, सतह से हवा में मार कर सकती हैं, हवा से सतह पर मार कर सकती हैं और हवा से हवा में मार कर सकती हैं। फिर टैंक रोधी मिसाइलें हैं और क्रूज मिसाइलें हैं। पनडुब्बी से प्रमोचित की जाने यानी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें हैं। रक्षा करने वाली हैं और उपग्रह रोधी यानी उपग्रह को बचाने के लिए भी मिसाइलें हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मिसाइल 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो मिसाइलों का वर्गीकरण कर देते हैं कि मार्ग के आधार पर किस मार्ग से जाती है, तो मार्ग के आधार पर। फिर मारक दूरी, कितनी दूरी तक मार सकती हैं। फिर प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर और गति के आधार पर वर्गीकरण। तो इस तरह वर्गीकरण कर देते हैं। तो मार्ग के आधार पर जिस तरह जाती हैं, तो मार्ग के आधार पर 2 प्रकार की हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं बहुत लंबी दूरी तक इस तरह से जाती हैं और मार करती हैं। क्रूज मिसाइल में नीचे सतह पर चलती हैं लगभग और निशाना मारती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल में है ये वर्टिकल गमन कर सकती हैं, यानी सीधे ऊर्ध्वाधर रूप में वायुमंडल में गमन कर सकती है, वायुमंडल को पार कर जाती हैं और लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण से नीचे आती हैं। तो ऊपर लक्ष्य के जब पहुंच जाती हैं तो फिर नीचे आती हैं और गिरती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी समस्या है कि वह दुश्मन के रेडार में पहचान कर ली जाती हैं और रास्ते में ही समाप्त किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही समाप्त किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी की मारक क्षमता है, बहुत दूरी तक लेकिन मार सकती हैं, जिनका पॉइंट है। भारत में अधिकतर मिसाइलें बैलिस्टिक प्रकार की हैं। तो इस तरह इनका प्रक्षेपण होता है, यहाँ से लॉन्च होती हैं, फिर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज यहाँ तक अपने बिंदु तक पहुँच जाती हैं, उसके बाद निर्धारित स्थान पर गिरती हैं। तो इस तरह होती हैं। तरह क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल तो भूमि के समानांतर गति करती हैं, यानी यहाँ से लॉन्च हुई और इस तरह भूमि की समानांतर गति करती हुई चलती हैं। दुश्मन के राडार द्वारा नहीं पहचानी जा सकती, लेकिन ऐसी मिसाइल लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं रखती, तो लंबी दूरी तक नहीं चल सकती, थोड़ी ही दूरी तक चल सकती हैं। तो क्रूज मिसाइलें हैं। क्रूज मिसाइलों की ये है क्रूज मिसाइल की टाइप्स। तो नियर बाई सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रोम्स यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च्ड यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस एयर लॉन्च जो होती है वो सुपरसोनिक है और ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो रेंज कितनी कहाँ तक होती है, तो ये 300 किलोमीटर, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 1000 से 150 किलोमीटर नियर बाई। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में अंतर क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिन्हें शुरू में शक्ति प्रदान की जाती है और नियंत्रित किया जाता है, किंतु अधिकांशतः ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती हैं और गिरती हैं और लगातार आगे बढ़ती हुई अपने लक्ष्य से टकराती हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं बहुत दूरी तक जाती हैं इस तरह उठ के और फिर अपने लक्ष्य को टारगेट करती हैं।
जबकि क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, यहाँ से चलती हैं इस तरह धरती के समान और फिर लक्ष्य तक पहुँचती हैं। तो मिसाइलों का वर्गीकरण था। अब है मारक दूरी के आधार पर, मारक दूरी के आधार पर मिसाइल है। तो मारक दूरी के आधार पर है रणनीतिक मिसाइल है। लघु दूरी वाली बैलिस्टिक, यानी मारक दूरी के आधार पर जो है लघु दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी वाली तो छोटी यानी बहुत छोटी दूरी करती हैं, फिर मध्यम दूरी, फिर बहुत लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो एक द्वीप से महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक टकराती हैं। तो इस तरह मारक दूरी वाली के आधार पर तो होती हैं लघु, मध्यम और लंबी दूरी और अंतर महाद्वीपीय वाली। तो रणनीतिक मिसाइलें होती हैं ये मारक रेंज कहता है। तो रणनीतिक मिसाइल में ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम होती है उन्हें रणनीतिक मिसाइल कहते हैं। इनका उपयोग करने के लिए इन्हें युद्ध स्थल पर लाना पड़ता है, जहां मारना है तो उन्हें युद्ध स्थल पर लाना पड़ता है। फिर लघु दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, तो ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता लघु दूरी वाली 300 से 1000 किलोमीटर तक होती है। जैसे भारत में तो लघु दूरी वाली कौन सी है, भारत की अग्नि है, अग्नि-1 है और सौर मिसाइल और पृथ्वी-3 है। तो अग्नि-1 है, पृथ्वी-3 है और सौर मिसाइल है। तो लघु दूरी यानी 300 से 1000 तक मार सकती हैं। पृथ्वी-3, अग्नि-1, सौर मिसाइल लघु दूरी की हैं। फिर मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो मध्यम दूरी की जानती हैं। तो मध्यम दूरी ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 1000 से 3500 किलोमीटर होती है। तो ये मध्यम दूरी वाली 1000 से 3500। तो इसमें है अग्नि-2 और अग्नि-3। तो अग्नि-2 अग्नि-3 मध्यम दूरी की हैं, जबकि अग्नि-1 वाली लघु दूरी की थी। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये। अब है लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, तो ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 3500 से 5500 किलोमीटर तक होती है। तो 3500 जो है से 5500 किलोमीटर तक होती है। तो अग्नि-4 है इसमें। तो अग्नि-1 पहली लघु वाली है, अग्नि-2 और अग्नि-3 जो है मध्यम वाली है। ये लघु है, ये मध्यम है और ये लंबी दूरी है। लंबी दूरी की अग्नि-4 है बैलिस्टिक मिसाइल। फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है, यानी 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। भारत द्वारा अभी तक इस प्रकार की मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए अग्नि-5, तो अग्नि-5 इसमें आती है अंतर महाद्वीप में, तो अभी विकसित होनी है। अब मिसाइलों के वर्गीकरण में है प्रक्षेपण के लक्ष्य के स्थान पर, तुम्हारी दूरी हो गई है प्रक्षेपित लक्ष्य के स्थान के आधार पर लक्ष्य तक कैसे पहुंचती हैं। तो प्रक्षेपित लक्ष्य के स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। तो सतह से सतह मार करने वाली, यानी सतह है एक सतह है दूसरी सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी और अग्नि-1 है। पृथ्वी है और अग्नि-1 है। तो सतह से हवा में मार करने वाली, तो सतह से हवा में मार करेंगी, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में है त्रिशूल और आकाश। तो सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी और अग्नि है। सतह से हवा में मार करना है तो हवा में मार करने के लिए त्रिशूल और आकाश है। फिर हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल है। तो हवा है, हवा से हवा में मार करेंगी तो अस्त्र मिसाइल है। फिर एंटी टैंक मिसाइल, यानी भारत में नाग मिसाइल हेलिना है। तो टैंक जो होते हैं उनको उड़ाने या बचाने के लिए तो इसके नाग मिसाइल हैं ये। टैंक मिसाइल कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, तो नाग मिसाइल है। तो सबमरीन मिसाइल, भारत के पास के सीरीज की मिसाइलें इनका उदाहरण है। तो के सीरीज जो कलाम साहब के नाम पर बनी, तो के सीरीज की जितनी मिसाइल हैं वो सबमरीन वाली हैं। तो ये टैंक वाली नाग वाली हैं, नाग मिसाइल हैं। तो ये टैंक है और जो सबमरीन के लिए हैं वो के वाली मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि-1 ये सतह से सतह, और ये त्रिशूल और आकाश अग्नि वाली जितनी भी हैं अग्नि-1 है ये तो सतह से सतह मार करती है। हवा में मार करने के लिए त्रिशूल आकाश है और हवा से हवा में मार करने के लिए अस्त्र है।
पेनांग मिसाइल टैंक है और सबमरीन वाली के सीरीज की मिसाइल है। तो प्रक्षेपण के आधार, अब मिसाइलों के वर्गीकरण में गति के आधार पर भी किसकी गति किस तरह से है चलती है, गति के आधार पर मिसाइल का वर्गीकरण है। तो सबसोनिक में बांटा गया है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक मिसाइलें यानी 1 मैक से जिनकी गति कम होती है तो सबसोनिक है। सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक होती है, 1 मैक या उससे अधिक होती है तो सुपरसोनिक। 5 मैक से अधिक होती है तो हाइपरसोनिक होती है। उपग्रह रोधी मिसाइलें, उपग्रह रोधी मिसाइलें, उपग्रह रोधी मिसाइलों को सैन्य उद्देश्य के लिए किसी देश के उपग्रह को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो किसी देश की सैन्य उद्देश्य हैं तो सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी देश के उपग्रह को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अभी तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उपग्रह रोधी मिसाइलें। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति में के मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति 2019 में मिशन शक्ति की सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो एंटी सैटेलाइट जो है सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में, अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की जो निचली कक्षा है लियो वाली में घूम रहा यह सैटेलाइट एक पूर्ण निर्धारित लक्ष्य था। तो इसे मिशन शक्ति को लॉन्च किया है। अब तक रूस, अमेरिका, चीन के पास यह क्षमता थी। इसे हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत है। तो मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीक को प्रदर्शन करना है। भारत में मिलने वाली मिसाइलें कौन है? आज भारत में आज़ादी के 25 वर्ष के भीतर ही भारत में 3 बड़े युद्ध झेलने पड़े, जिसे भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए मिसाइलों को विकसित करना पड़ा। तो 1980 में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो 1980 में मिसाइल के लिए विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसे 5 मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्थापना का विचार रखा गया और 1983 में से अनुमोदन मिला और 2020 में पूरा हो गया है। मिसाइल कार्यक्रम मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो 2012 में आत्मनिर्भरता हासिल की और 1983 में इसका अनुमोदन हुआ था। कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें हैं PATN-A विकसित की गई। तो कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई थी। इस कार्यक्रम ने देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों, 3 रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को आकार देने, एकीकृत करने में भूमिका निर्वहन किया। पृथ्वी मिसाइल तो सतह से सतह पर कम दूरी की मारक क्षमता होती है। तो सतह से सतह कम दूरी की मारक क्षमता पृथ्वी के अग्नि भी सतह से सतह मध्यम दूरी की है। तो पृथ्वी सतह है, अग्नि भी सतह से सतह है और मध्यम दूरी वाली है। त्रिशूल सतह से आकाश वाली है, कम दूरी की है।
त्रिशूल सतह से आकाश ट्रेन कम दूरी के। फिर नाग तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल है। टैंक को भेदने वाली मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। फिर आकाश सतह से आकाश में, तो त्रिशूल क्या करती है, सतह से आकाश करती है, और आकाश भी सतह से आकाश में मध्यम दूरी वाली है। तो त्रिशूल क्या है, कम दूरी वाली है, लेकिन आकाश जो है मध्यम दूरी वाली है। इसी तरह पृथ्वी कम दूरी वाली है सतह, और अग्नि कम मध्यम दूरी की है मिसाइल है। तो 2008 में इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अग्नि श्रेणी की मिसाइलों को इस कार्यक्रम से हटाकर अग्नि मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2008 जो था उसमें कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अग्नि श्रेणी की जो मिसाइल है, तो अग्नि श्रेणी की मिसाइल को इस कार्यक्रम से हटाकर अग्नि मिसाइलों के विकास प्रारंभ किया गया। अग्नि मिसाइलें फिर भी आगे बनती रहीं। तो पृथ्वी की मिसाइल है, पृथ्वी की मिसाइल के तहत पृथ्वी में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 है। तो पृथ्वी 1 जो है तो वो 150 किलोमीटर द्रव ईंधन पर आधारित एक चरण वाली है। तो इसमें एक चरण है और द्रव ईंधन पर आधारित। पृथ्वी 2 है तो 250 से 350 किलोमीटर द्रव ईंधन आधारित एकल चरण है। तो इसमें भी एकल चरण है। लेकिन पृथ्वी 3 जो है तो 350 से 600 ठोस ईंधन पर आधारित द्विचरण है। तो पृथ्वी 3 जो है उसमें वह 2 चरण वाली है और ठोस ईंधन है। इसमें पृथ्वी 3 में 2 चरण है, ठोस ईंधन है। बाकी पहली और दूसरी में द्रव ईंधन है। और ये 150, ये 250 से 350, ये 350 से 600 तक इस तरह चल सकती है पृथ्वी वाली मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की विभिन्न सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। तो सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पहली स्वदेशी मिसाइल है बैलिस्टिक। पहला परीक्षण 1988 में श्रीहरिकोटा में हुआ। 1988 में हुआ था श्रीहरिकोटा में। GIMB के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है तो पृथ्वी वाली, और सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक फील्ड मिसाइलें हैं। एक चरण तरल ईंधन वाली है और उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। तो उच्च स्तर की सटीकता से ये क्या करती हैं, लक्ष्य भेद सकती हैं, पहली चरण वाली है। और लेकिन दूसरी जो है वो बस 2 चरण की है और ठोस ईंधन है। तो पृथ्वी मिसाइल 1984 में भारतीय सेना में सेवारत है। 1994 से। वह दूसरी पृथ्वी 2 है मिसाइल 1996 से सेवा में कार्यरत है। तो 1996 से सेवा में है। फिर वर्ष 2004 में 350 किलोमीटर की अधिक विस्तारित रेंज वाली पृथ्वी 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। तो पृथ्वी 3 2004 में आई, लेकिन ये 1996 से दोनों कार्यरत हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल है। 2022 में भारत ने सतह मार करने वाली सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो पृथ्वी 2 रात में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया 2022 में। तो एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है, उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है, और शुरू में भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया था और बाद में भारतीय सेना में शामिल। तो भारतीय वायुसेना के लिए इन्हें मतलब विकसित किया गया था और बाद में भारतीय सेना में इन्हें शामिल कर दिया गया। आगे आकाश मिसाइल जो है पृथ्वी मिसाइल थी, उसके बाद अग्नि थी, लेकिन अब ये आकाश पढ़ रहे हैं। ये हवा से हवा में मार करती है, सतह से हवा में। आकाश तो मारक क्षमता इसकी आकाश की इतनी है 30 किलोमीटर है आकाश की। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने समय तो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आकाश 30 किलोमीटर तक है। सतह से आकाश क्या है, सतह से आकाश में मार कर सकती है। एक से अधिक बार हेड ले जाने में सक्षम है। तो कई लक्ष्यों को एक साथ वो कर सकती है और बार हेड ले जाने में सक्षम है। उच्च ऊर्जा
ठोस प्रणोदक और रैम रॉकेट प्रणोदन प्रणाली पैदा है। तो उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदन होता है, इसमें ठोस प्रणोदन लगा होता है, उच्च ऊर्जा। अब है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल तो मारक क्षमता 9 किलो, त्रिशूल की जो है मारक क्षमता और कम है। ये सतह से ये भी आकाश में मार करते थे, लेकिन इसकी 9 किलोमीटर, जबकि आकाश की 30 किलोमीटर थी। आकाश वाले की 30 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी 9 किलोमीटर है। मार करने की क्षमता कम दूरी वाली मिसाइल है त्रिशूल। तो ये त्रिशूल है, त्रिशूल वाली मिसाइल है और सभी मौसमों में मार कर सकती है। तो सभी मौसम में मार कर सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया वाली मिसाइल है, तुरंत प्रतिक्रिया देती है। निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। फिर नाग मिसाइल है जो टैंक रोधी है, या टैंक को लक्षित करती है। नाग मिसाइल तो तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी की। 6 किलोमीटर की मारक क्षमता या हेलिना जो है 9 किलोमीटर है की है। तो ये 6 किलोमीटर है, नाग वाली मिसाइल है। तो नाग मिसाइल है ये। और हेलिना जो है, हेलिना नाग का हवा से सतह पर मार करने, हवा से क्या होती है, सतह पर मार करती है। तो हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है। तो ध्रुव वाला जो हेलीकॉप्टर उसके साथ एकीकृत है। टैंक भेदी मिसाइल है, तो हवा से तो सतह में आएगी ही। और स्वदेशी रूप से विकसित है। तो नाग है 6 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, इसकी 6 से 9। तीसरी पीढ़ी की दागो भूल जाओ मिसाइल है, 6 से 9 किलोमीटर हुई है, स्वदेशी रूप से विकसित है। हेलिना मिसाइल तो इसमें जो नाग मिसाइल है उसमें हेलिना जो 9 किलोमीटर वाली हेलिना मिसाइल DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल सिस्टम का नाग मिसाइल सिस्टम है, उसका मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। तो हेलीकॉप्टर लॉन्च वाला संस्करण है ये। इस मिसाइल का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय में किया जा सकता है, दिन में भी और रात में भी। तो नाग मिसाइल है जो है दिन में भी और रात में दोनों में कर सकते हैं। पारंपरिक कवच और विस्फोटक प्रतिक्रियाशीलता कवच के साथ युद्धक टैंकों को भेदने में सक्षम है। युद्धरत जो टैंक होते हैं उनको भेद सकती हैं। तो हेलिना डायरेक्ट हिट मोड के साथ टॉप मोड दोनों को लक्ष्य कर सकती हैं। तो हेलिना जो है हिट मोड के साथ टॉप और अटैक मोड दोनों को लक्ष्य कर सकती हैं। अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है। तो अधिकतम इसकी सीमा कितनी है, 7 किलोमीटर है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के हथियार युक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिजाइन और विकसित है। तो हेलीकॉप्टर के साथ डिजाइन है नाग मिसाइल। अब है अग्नि मिसाइल जो सतह से सतह में मार करती है। अग्नि पृथ्वी के बाद अग्नि आई थी, तो वो अग्नि है। अग्नि मिसाइल 1 से 5 मिसाइलों का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। DRDO द्वारा डिजाइन विकसित किया गया। तो 1 से 5 तक बनी है ये, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5। तो अग्नि इस तरह से बनी है। तो अग्नि 1 मिसाइल ये 700 से 800 किलोमीटर की तक होती है। फिर अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 3200 किलोमीटर प्लस रोड मोबाइल लॉन्च से फायरिंग की जा सकती है। तो मोबाइल से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह है। अग्नि फर्स्ट है जो 700 से 800, फिर 2 वाली 2000, 3 वाली 3000 और 4 वाली 3200। इस तरह से अग्नि मिसाइल है।
अग्नि 4 जो है भारत परमाणु संपन्न लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 जो है परमाणु से संपन्न है और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 3200 किलोमीटर होती है और सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी ये अग्नि वाली मिसाइलें हैं, वो सतह से सतह वाली मार करने वाली हैं। इनकी मारक क्षमता कितनी 3200 किलोमीटर होती है अग्नि जो होती है 4। तो ये परमाणु से संपन्न है 4 वाली। 2 चरणों वाला ठोस ईंधन प्रणाली है, तो इसमें 2 चरण होते हैं और ठोस ईंधन होता है। 2 चरण और ठोस ईंधन वाली 1 टन के परमाणु हथियारों को, तो इसमें परमाणु हथियार क्या 1 टन परमाणु हथियारों को 4000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाने में सक्षम है। तो 3200 किलोमीटर इनकी मारक क्षमता है, तो ये 4000 किलोमीटर तक 1 टन परमाणु वाले हथियार पहुंचा सकती है। तो अग्नि 4 के संबंध में है ये प्रश्न आया था कि धरातल से धरातल मार करने वाली है, तो अग्नि 4 है। अग्नि 4 भारत की परमाणु, तो यही पड़ा है अभी। अब है अग्नि 5, तो अग्नि श्रेणी की सबसे लंबी यानी अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, तो 5000 किलोमीटर तक ये जा सकती है अग्नि 5। अग्नि 5 की बैलिस्टिक मिसाइल तो चर्चा में क्यों रही, तो 2024 में भारत में अग्नि 5 परमाणु सक्षम, अग्नि 4 भी परमाणु सक्षम है, अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, यानी रात में भी चल सकती है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर होती है। और इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट के पास, उड़ीसा जो है तो उड़ीसा के तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, तो उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है, तो एक साथ कई हथियार ले जा सकती हैं। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट, मल्टीपल यानी बहुत सारे काम कर सकती है, इंडिपेंडेंट टारगेट रिटायर्ड व्हीकल है से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट को लॉन्च कर सकती है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले, तो ये 1.5 टन, वो 1 टन चौथी वाली एक टन ले जा रही थी, और ये 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है। अग्नि पी, अग्नि पी क्या है, तो कण स्तर प्रणाली पर आधारित है, कण स्तर प्रणाली पर आधारित। इनकी क्या मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर होती है। मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समस्या कम होती है, तो आवश्यक समस्या है उनमें कम होती है। भंडारण और गतिशीलता में सुधार करती हैं, तो भंडारण करती हैं और गतिशीलता में सुधार करती हैं। अग्नि प्राइम 2 चरणों वाली है, तो अग्नि जो प्राइम है, अग्नि वाली प्राइम पी बना था, तो प्राइम वाली मिसाइल कर्नल स्तर मिसाइल है, जिसकी अधिकतम सीमा 2000 किलोमीटर है और वजन 11000 किलोमीटर है, तो वजन इसका 11000 है और अधिकतम सीमा जो है 2000 है। अग्नि प्राइम मिसाइलों को रेल या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है, तो अग्नि प्राइम वाली मिसाइल को अग्नि सड़क से लॉन्च किया जा सकता है, तथा यह अपने साथ 1.5 टन परमाणु आयुध ले सकती है, तो 1.5 टन जो है परमाणु हथियार ले जा सकती है अग्नि प्राइम। तो यह मिसाइल मिराव यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिनेट्री व्हीकल तकनीक से लैस, अर्थात तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। कण स्तर प्रणाली पर आधारित मिसाइल, कण स्तर प्रणाली पर आधारित मिसाइल, इसका तात्पर्य मिसाइलों को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो कण स्तर प्रणाली मतलब कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है।
मिसाइलों का कनिस्तीकरण इसके भंडारण गतिशीलता में सुधार करते हुए मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय से कम करता है। आवश्यक समय को ये कम करता है। तो कनिस्तर वाली मिसाइलें के लॉन्च कहीं से भी की जा सकती हैं। अब अग्नि 6 की तैयारी है। तो अग्नि 6 वाली मिसाइल DRDO द्वारा निर्माणाधीन है, यानी अभी बनाने की योजना है। DRDO द्वारा निर्माणाधीन है। यह डिजाइन चरण पूरा इसका डिजाइन का चरण पूरा हुआ है। हार्डवेयर के विकास के चरण में हार्डवेयर अब इसका विकसित हो रहा है। मारक क्षमता इसकी कितनी होगी? तो अग्नि 6 जो बनेगी उसकी मारक क्षमता 8000 से 12000 किलोमीटर होगी। समाचारों के अनुसार DRDO द्वारा इसके बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पनडुब्बी और भूमि आधारित लॉन्चरों से लॉन्च की क्षमता होगी, यानी पनडुब्बी से लॉन्च होगी और भूमि से लॉन्च कर सकने वाली क्षमता होगी अग्नि 6 की। अब है सौर मिसाइलें। सौर मिसाइल DRDO द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित हो रही हैं। के मिसाइल समूह से संबंधित है। तो सौर मिसाइलें किससे? के मिसाइलें जो है के श्रेणी की मिसाइलें इनसे संबंधित है सौर मिसाइल। तो सबमरीन सौर मिसाइलें क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो पनडुब्बी समुद्र से भी लॉन्च की जाती हैं, तो उसमें है ये सौर मिसाइल। के 15 सागरिका का भूमि संस्करण है। तो जो के 15 मिसाइल है उसका भूमि वाली मिसाइल है, उसका संस्करण है। मारक क्षमता की 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर होगी। मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर होगी। और जो सबमरीन वाली मिसाइल होंगी सौर मिसाइलें के श्रेणी की। सौर मिसाइलों को ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है जहां इस पर दुश्मन की नज़र ना पड़ सके और उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इसका पता नहीं चले। तो उपग्रह से भी मशीनों को इसकी पता ना चले तो समुद्र के नीचे चलेंगी। अब ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल है तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इनका नामकरण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक तो होती है उसमें सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये सब अग्नि वाली होती, बैलिस्टिक थी, पृथ्वी वाली बैलिस्टिक थी। लेकिन ये ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल जो इस तरह जाती है सतह के पास। तो ये क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। अधिकतम 3 मैक की गति होती है। विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो विश्व की सबसे तेज वाली सुपरसोनिक है और क्रूज मिसाइल में से एक है। सेना में शामिल होने वाली पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो सेना में पहुंची, वो पहली ऐसी मिसाइल क्रूज मिसाइल शामिल हुई है। दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसको कोई पकड़ नहीं सकता, तो दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल है। मिसाइल रेंज को 2900 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। तो इसकी जो रेंज क्षमता है पहले 3 मैक की गति थी, 3 मैक की गति में इसको बढ़ाया गया है 2900 यानी 290 से 400 किलोमीटर तक और बढ़ा दिया है। इस गति और रेंज को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इसकी गति और बढ़ जाए और रेंज बढ़ जाए, तो इसका प्रयास कर रहा है। इसमें इसकी गति को हाइपरसोनिक गति यानी 5 मैक या उससे अधिक यानी 1500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 5 मैक से पार करने वाला लक्ष्य है, क्योंकि अभी ये सुपरसोनिक है, फिर हाइपरसोनिक हो जाएगी। ब्रह्मोस 2.0 मिसाइल, ब्रह्मोस की 2.0।
तो रूस और DRDO द्वारा वर्तमान में संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो ब्रह्मोस की 2.0 है, तो दोनों मिलकर क्या संयुक्त रूप से विकास कर रहे हैं। और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन जाएगी। वो अभी सुपरसोनिक वाली थी, लेकिन 5 माइक्रोन से अधिक हो जाएगी उसकी गति, तो ये हाइपरसोनिक बन जाएगी। ब्रह्मोस 2 की रेंज 2900 किलोमीटर और मैक 7 की गति होने की संभावना है। ब्रह्मोस 2 की योजनाबद्ध परिचालन सीमा ब्रह्मोस 2 जो है तो योजनाबद्ध संचालन सीमा 290 किलोमीटर तक सीमित है, क्योंकि रूस MTCR का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो इस 2900 किलोमीटर तक की सीमा है, क्योंकि रूस MTCR का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। जब बनेंगे तो 300 से क्योंकि ज़्यादा नहीं बना सकते थे, तो MTCR वाला देश था जो रूस को 300 किलोमीटर से ऊपर की सीमा वाली मिसाइलों को विकसित नहीं करने की मतलब नहीं बेच सकता था। वो भारत को करने में अन्य देशों की मदद करने से रोकती है। तो अन्य देशों यानी भारत की मदद नहीं कर सकता था। अब भारत भी MTCR का सदस्य हो गया है। तो निर्भय मिसाइल बनी है। तो ब्रह्मोस 2 की योजनाबद्ध परिचालन सीमा कितनी है इसमें, ये तो पढ़ चुके हैं कि 290 है, और ये अन्य मिसाइल है। निर्भय मिसाइल के बारे में है। तो निर्भय मिसाइल क्या है, DRDO द्वारा विकसित है, भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्भय बनाई है, स्वदेशी पद्धति से पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है निर्भय। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, तो इनकी मारक क्षमता जो निर्भय की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। तो मारक क्षमता कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। जमीन से ऊपर 50 मीटर से 4 किलोमीटर तक उड़ सकती है। तो जमीन से ऊपर कितने किलोमीटर तक उड़ सकती है, तो जमीन से ऊपर 50 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर और 50 मीटर तक उड़ सकती है। ये निर्भय मारक क्षमता 1500 मीटर है। और रेडार से बचने में भी सक्षम है। निर्भय रेडार से ही बच सकती है। 300 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। 300 किलोग्राम का मतलब सामान ले जा सकती है। समुद्र, जमीन, मोबाइल लॉन्च से दागा जा सकता है। तो कहीं से भी इसको दाग सकते हैं। है प्रहार, निर्भय थी, अभी प्रहार मिसाइल है। तो और बनी है ये प्रहार मिसाइल। DRDO द्वारा 2011 में इसका परीक्षण किया पहली बार DRDO ने। तो प्रहार है ये, प्रहार सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो प्रहार क्या है, सतह से सतह मार कर सकती है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी बम की तरह है। मोबाइल लॉन्च से लॉन्च हो सकती है। प्रलय मिसाइल है, तो प्रलय मिसाइल है, इनके बारे में DRDO द्वारा है। सतह भारत में पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय है या प्रहार है, प्रलय, ये प्रलय है, ये प्रहार थी। तो प्रहार है और ये प्रलय है। तो प्रलय जो है ये भी प्रलय भी सतह से है प्रलय है सतह सतह मार करने वाली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक, लेकिन प्रलय जो है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी भी परंपरागत मिसाइल हमले को जवाब देने में, तो जो पारंपरिक हमले हो रहे हैं तो ये जवाब देने वाले के लिए है। किसी भी पारंपरिक हमले के जवाब देने में सक्षम है। मिसाइल रेंज कितनी है, तो 500 किलोमीटर और मोबाइल लॉन्च से लॉन्च हुई, तो ये तो 500 किलोमीटर तक ही है, 150 से 500। मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम है। तो इस तरह लॉन्च किया गया कि इंटरसेप्टर जो मिसाइल हैं मिसाइलों को हराने में सक्षम है।
हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। तो हवा जो है तो हवा में निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। विप्रलहती क्वार्सम है। क्वार्सम मिसाइल कैसी है? तो सतह से हवा में मार करने वाली, जैसे आकाश करती थी, आकाश और त्रिशूल, तो ऐसे ये सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल है। इसका नाम क्या था? क्वार्सम था जी, क्वार्सम था। क्वार्सम मिसाइल है, सतह से हवा में मार कर सकती है। DRDO स्वदेशी रूप से विकसित है। कर्ण निस्तर आधारित प्रणाली, यानी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। कर्ण निस्तर आधारित प्रणाली गतिशील लक्ष्यों को लक्ष्य करने में सक्षम है। गतिशील जो लक्ष्य है, यानी कोई चीज़ जा रही है उसको लक्ष्य करना है, यहाँ से यहाँ जा रही है तो वहाँ से उसको लक्षित करने वाली मिसाइल है क्वार्सम। गतिशील लक्ष्य को लक्षित करने में सक्षम है। मारक क्षमता 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर वाली चीज़ को मार सकती है। फिर मार्सम, वो क्वार्सम थी, जो मार्सम है। तो मार्सम यानी मीडियम रेंज वाली है एयर मिसाइल। DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है। तो इजराइल के साथ मिलकर विकसित की गई है। मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। अधिकतम मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर थी, इसकी 70 किलोमीटर है मार्सम की। सतह से हवा में मार करने वाले में सक्षम है। एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना करने में सक्षम है। उच्च गतिशीलता के लिए स्वदेश में विकसित रॉकेट मोटर एवं नियंत्रण प्रणाली है। अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल, अस्त्र जो है मार्क फर्स्ट मिसाइल, अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल है। यह DRDO द्वारा विकसित है। अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल DRDO द्वारा विकसित है। भारत की DRDO द्वारा विकसित है जी। अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल, अस्त्र जो मिसाइलें हैं, अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल, तो ये अस्त्र वाली मिसाइल है। अस्त्र DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार, तो अस्त्र वाली जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली है। तो सीमम ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठोस ईंधन पूर्ण है, तो इसमें ठोस ईंधन है, हवा से हवा में मार कर सकती है। अस्त्र मिसाइल है, भारतीय वायुसेना के लिए है। तो वायुसेना के लिए अस्त्र मिसाइल, क्योंकि अस्त्र है। रेंज इसकी 110 किलोमीटर है, तो अस्त्र है, हवा से हवा में मार कर सकती है। 110 किलोमीटर है इसकी रेंज। 150 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मार्क 2 का विकास है, तो इसमें ठोस ईंधन है, और 150 से अधिक रेंज वाले हैं तो उन्हें मार्क 2 बना दिया गया है। और लंबी रेंज वाले और ज़्यादा लंबी है इनकी, तो 3 मार्क संस्करण की परिकल्पना की गई है। तो अस्त्र के इस तरह से बनी है। तो 150 किलोमीटर की रेंज वाली पहली बनेगी, उससे अधिक तो है तो दूसरी बन जाएगी, और लंबी दूरी की रेंज वाली मार्क 3 बन जाएगी। तो अस्त्र वाली मिसाइल है, हवा से हवा, और 2 रॉकेट उसमें ठोस ईंधन है। भारत का पहला हाइपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल परीक्षण, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल परीक्षण। तो भारत का पहला हाइपरसोनिक, जो क्रूज मिसाइल बनानी थी उसकी स्पीड कम थी, तो उसे हाइपरसोनिक बनाना था, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, तो इसका अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ पर इसका परीक्षण हुआ। तो जो मिसाइल वाले परीक्षण होते हैं वो उड़ीसा में होते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप पे, जबकि श्रीहरिकोटा में वो
अंतरिक्ष वाले होते हैं आंध्र प्रदेश में। तो इसमें 1500 किलोमीटर तक हमले करने की क्षमता है। तो 1500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी बहुत तेज चलती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन जैसी श्रेणी में शामिल हो गया है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ गई है भारत के पास। भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम। तो भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके लिए डिफेंस कार्यक्रम में यह द्विस्तरीय रक्षा कवच कार्यक्रम है। तो 2 स्तर वाला है और रक्षा कवच कार्यक्रम है। कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 1999 में प्रारंभ हुआ। तो कारगिल जब युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 1999 से प्रारंभ है। इस कार्यक्रम के तहत मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्ट विकसित किए गए हैं। तो मिसाइल जो है, मिसाइल को नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर यानी सेप्ट करने वाले विकसित किए गए हैं इसमें। तो ये कौन सी वाली हैं? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम वाली हैं। तो डिफेंस है यानी रक्षा करनी है। मुख्यतः 2 इंटरसेप्ट, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस, 2 हैं इनमें, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। एक द्विस्तरीय रक्षा कवच कार्यक्रम है। तो 2 स्तर का है और रक्षा कवच कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 1999 में प्रारंभ, कारगिल जब युद्ध हुआ तो 1999 में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत मिसाइलों को नष्ट करने वाले इंटरसेप्ट विकसित किए गए हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत मिसाइल जो है, मिसाइल को नष्ट करने वाले इंटरसेप्ट विकसित किए गए हैं। मतलब 2 इंटरसेप्ट, पृथ्वी एयर और डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस। तो 2 हैं इसमें, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। तो मतलब सुरक्षा करने वाले हैं। तो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल पर आधारित 2 चरणीय इंटरसेप्ट मिसाइल है। तो 2 चरणों वाली है इंटरसेप्ट मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस की। अपनी ओर दागी गई मिसाइल को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम है। तो अपनी ओर दागी गई जो मिसाइल है उसकी ओर, तो उसमें मिसाइलों को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर नष्ट करने में सक्षम है। तो 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर ऊपर जाकर ये उस मिसाइल को जो दागी जाती हैं भारत की ओर, तो उसको नष्ट कर देंगी। अन्य नाम एरो स्टॉर्म फेरिक है। तो पृथ्वी एयर डिफेंस है रक्षा करने के लिए। फिर 5 मैक की गति है, यानी 5 मैक गति हाइपरसोनिक की तरह गति करती हैं। यानी 5000 किलोमीटर की दूरी से आने वाली मिसाइल को लक्ष्य करने में सक्षम है। रडार आधारित इंडेक्शन और ट्रैकिंग प्रणाली से युक्त है, रडार लगे हैं। तो एडवांस एयर डिफेंस, तो वो एयर डिफेंस पहली थी और ये एडवांस एयर डिफेंस। तो 1 चरण वाली मिसाइल इंटरसेप्ट, तो इसमें 1 चरण है और अपनी ओर दागी गई मिसाइल को 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर सकती है। ये 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर देती है और इंडो ट्रांसफॉर्मिक इसका नाम है। तो 15-30 पे कर सकती है और ये वाली 50 से 80 तक और ऊंचाई तक कर सकती थी। ये 15 से 30 यानी पास आ जाती है तब, तो ये नष्ट कर सकती है एडवांस एयर डिफेंस 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो एयर डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम है यानी हवा से आने वाली किसी मिसाइल से रक्षा करने वाली। इसे वर्तमान में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तकनीक प्रणाली है जो भूमि की सतह पर वायुयान पर
लगाई जाती है। तो यह प्रणाली क्या है, भूमि की सतह पर और या वायुयान में लगी जाती है। तो यह तो भूमि की सतह पर लगी होती हैं या वायुयान पर लगी होती हैं। जो दुश्मन क्षेत्र से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के रेडार रणनीति की सहायता से पहचान, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं आती हैं भारत में, तो रेडार को पहचान लेती हैं और उसे वायु में ही ध्वस्त कर देती हैं। DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेत्र नामक इस तकनीक को समाप्त करने के लिए पृथ्वी आकाश मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेत्र नामक तकनीक को समाप्त करने के लिए पृथ्वी आकाश मिसाइल का उपयोग है। इस नेत्र प्रणाली को ब्राज़ील से खरीदे गए हैं। EPG 145 नामक विमान पर लगाए गए हैं। यहाँ पर रेडार रेडियो एजेक्शन और रेंजिंग, रेडियो एजेक्शन और रेंजिंग। तो रेडार रेडियो एजेक्शन और रेंजिंग, तो रेडार क्या है, वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। रेडार क्या होता है, तो वस्तुओं का पता लगाती है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती हैं। रेडार एक उपकरण है जो स्थान, ऊंचाई, तीव्रता, गतिशीलता एवं स्थिर वस्तुओं की गति का पता लगाने में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनको उपयोग करके क्या है, स्थान, ऊंचाई, तीव्रता, गतिशीलता के आधार पर किसी स्थान का पता लगाया जाता है। तो ये रेडार कहलाते हैं। अब है डॉपलर रेडार। डॉपलर रेडार एक विशेष रेडार है, डॉपलर रेडार, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है। तो एक दूसरे पर स्थित वस्तुएं हैं, तो दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग कितने हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। तो डॉपलर रेडार है। और स्वदेशी स्वार्थी रेडार, स्वार्थी रेडार क्या है, ये DRDO द्वारा विकसित रेडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। तो DRDO द्वारा विकसित रेडार का निर्माण क्या है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हथियार, तो 50 किलोमीटर की जो रेंज होती है, जैसे 50 किलोमीटर इतना है, तो 50 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद दुश्मन के हथियारों, मोटर, उनके सेल, रॉकेट इत्यादि को लॉक करने में सक्षम होता है। एक साथ कई दिशाओं में हो रहे फायरिंग की लोकेशन, तो एक साथ यदि कहीं यहाँ से फायरिंग हो रही है, इस दिशा से, इस दिशा से, तो इस तरह से कहीं से ही फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग के लोकेशन उसके हथियारों की जानकारी देने में सक्षम है, कहाँ से हो रही है, कौन से हथियार हो रहे हैं। तो भारतीय डॉपलर रेडार इंदिरा फर्स्ट, इंदिरा सेकंड, तो डॉपलर रेडार जो है इंदिरा 1 और इंदिरा सेकंड है। तो इंदिरा यानी इंडियन डॉपलर रेडार इंदिरा वाले हैं, तो भारतीय थल सेना, वायुसेना हेतु DRDO द्वारा विकसित है। तो थल सेना, वायुसेना और DRDO द्वारा विकसित है। 2D रेडारों की एक श्रृंखला है। तो थल सेना और वायुसेना DRDO को विकसित किए हैं। इसका प्रयोग श्रीलंका की वायुसेना द्वारा भी किया जा रहा है। इंदिरा 1 का मतलब श्रीलंका भी इसका उपयोग कर रहा है भारत से। फिर टैंकिंग रेंज 40 किलोमीटर है, तो टैंकिंग की रेंज कितनी, 40 किलोमीटर है। इंदिरा 1 टैंकिंग रेंज 60 किलोमीटर भी है। तो भारतीय डॉपलर रेडार इंदिरा 1 बहुत कम ऊंचाई पर विमान खतरे के खिलाफ बिंदु और क्षेत्र की रक्षा हेतु सामरिक निगरानी रेडार के रूप में सेना के लिए कार्य करता है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती, यानी कम ऊंचाई पर ही विमान खतरे का पता लगाता है और निगरानी रेडार के रूप में सेना के लिए कार्य करता है। इंदिरा रेडार भारतीय थल सेना, वायुसेना, DRDO विकसित, ये पढ़ चुके हैं। राजेंद्र रेडार,
तो राजेंद्र रेडार है एक। राजेंद्र रेडार ये 3D वाला, वो 2D वाला था, ये 3D वाला है। तो राजेंद्र रेडार आकाश मिसाइल के लिए निर्मित एक आकाश मिसाइल में लगेगा। तो आकाश मिसाइल के लिए निर्मित एक 3D रेडार है। ट्रैकिंग रेंज इसकी 60 किलोमीटर होगी। कई लक्ष्यों मिसाइलों को ट्रैक करने में, मिसाइल को एक साथ कमांड करने में, तो कई मिसाइलें हैं उनको ट्रैक करने में, उनको मिसाइलों को एक साथ कमांड करने में और गाइडेंस प्रदान करने में सक्षम होगा। तो इस तरह से ये बना है राजेंद्र रेडार। और ये 2D वाला था जो 40 से 60 रेंज थी इसकी। इंदिरा वाला, इंदिरा रेडार और राजेंद्र रेडार। अब है S-400। तो S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ये 600 किलोमीटर सम्मिलित रेंज है इसकी। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई टारगेट है। तो S-400 जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफेंस सिस्टम है ये S-400 डिफेंस सिस्टम। 2018 में S-400 2018 में भारत और रूस के मध्य रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 को खरीदे गया। तो रूस से खरीदा गया है और $5 अरब का समझौता था। ये $5 अरब का समझौता था रूस के साथ S-400 से। यह मिसाइल प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम प्रणालियों में से एक है। सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है। तो सतह है, सतह से हवा में मार कर सकती है, सबसे दुनिया का सक्षम मिसाइल सिस्टम है S-400। इस प्रणाली में जो इस प्रणाली है, तो इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 3 मिसाइलें एक साथ दाग सकते हैं। विमानों सहित क्रूज और लॉजिस्टिक्स मिसाइलें तथा जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जमीन से लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है। जमीन से लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। S-400 सबसे बड़ी खासियत यह है कि रेडार के जरिए कहीं भी लाया ले जा सकते हैं। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकी स्टर्ड फेज एरो रेडार लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टर्ड रेडार लगा हुआ है जो 6000 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। तो मल्टीपल टारगेट को क्या है, डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। तो ऑर्डर मिलता है 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। S-400 की एक यूनिट में एक साथ 60 टारगेट को ट्रैक S-400 तो एक साथ क्या है 160 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्चर की जा सकती हैं। तो 2 मिसाइलें लॉन्च एक टारगेट के लिए जो है 2 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। तो 400 S-400 है तो 400 क्या दर्शाता है, इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसमें रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये है S-400 कितनी शक्ति है। तो S-400 है मिसाइल 200 है और ये 200 या 400 है। अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम कितना बेहतर है। अमेरिका की पेट्रियट सिस्टम से कितना बेहतर है S-400 के बारे में। तो अमेरिका के पेट्रियाटिक सिस्टम से बेहतर है। तो इसमें है अमेरिका के पास पेट्रियाटिक मिसाइल सिस्टम से बेहतर ताकतवर माना गया है।
लेकिन कई पैमाने पर S-400 उससे भी बेहतर है। तो पेडियाट्रिक सिस्टम की तैनाती 25 मिनट का समय लगता है। तो पेडियाट्रिक सिस्टम की तैनाती के लिए 25 मिनट का समय लगता है। वहीं S-400 6 मिनट में भी तैयार किया जा सकता है। पेडियाट्रिक लॉन्च स्पीड 1.38 किलोमीटर सेकेंड है। वहीं S-400 7.8 किलोमीटर सेकेंड है। साथ ही S-400 पेडियाट्रिक से सस्ता भी है। S-400 क्या है, पेडियाट्रिक जो अमेरिका है उससे सस्ता है। पिन्यूका रॉकेट प्रणाली